Hello everyone. So our today's topic is catalyst and its classification. And now let us move towards our topic. So the first question is, what is catalyst? So a catalyst is a substance that can speed up a reaction without getting consumed in it. So catalyst एक ऐसा substance है जो reaction में participate नहीं करेगा, उसमें consume नहीं होगा, but it can speed up a reaction, but वो उस reaction को speed up कर सकता है. उसके बाद हम मूव करते हैं कैटालिसिस वर्ड पे. सो कैटालिस्ट वर्ड से ही कैटालिसिस वर्ड जनरेट हुआ है. कैटालिसिस बेसिकली एक फिनोमिना है जिसके थ्रू किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया जाता है और इसको हम कैटालिसिस कहते हैं. सो कैटालिस्ट कैसे किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है जबकि हमें पता है कि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है. तो हम इसको देखते हैं इस ग्राफिकल रिलेशनशिप से. सो यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन पार्ट. सो मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है और हमें पता है किसी भी रिएक्शन होने के लिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ. ओके, सो सपोज दिस वन इज रिएक्टेंट and this one is product. ER indicated energy of reactant and EP indicated energy of product. Now अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो उसे इस एनर्जी बैरियर को ब्रेक करना होगा. इस एनर्जी बैरियर को जैसे ही वो इस एनर्जी बैरियर को ब्रेक करेगा देन वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है. लेकिन इस एनर्जी बैरियर को ब्रेक करने के लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिक्वायर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी EA. यहां पर इस एनर्जी बैरियर तक जहां तक उसे एनर्जी चाहिए थी इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं. मैक्सिमम इतनी वैल्यू से चाहिए. सो ET इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है. इस वैल्यू को अचीव करने के लिए उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे कि हमारे पास क्या है, ये एक अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है. इस पे हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है. सो हम इसे शो कर सकते हैं कि ये एक हमारी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है. कैटलिस्ट का इसमें यूज नहीं हुआ है. अनकैटेलाइज्ड. ओके, देन अब जैसे ही सपोज हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट का यूज हम इसमें करते हैं तो कैटलिस्ट की वजह से क्या होगा, ये जो एनर्जी बैरियर था ये छोटा हो जाएगा. सो एनर्जी बैरियर किस तरह से स्मॉल होगा, मान लिया कि अब उसको उस एनर्जी बैरियर को जो क्रॉस करना था उसको अब उसका डिस्टेंस कम हो गया है. तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो इतनी, अब उसे एनर्जी कम चाहिए. सो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पाथ है ये पाथ हमारा कैसा है, कैटेलाइज्ड पाथ है. और कैटेलाइज्ड पाथ के थ्रू हमें पता चलता है कि यहां पर उसको कम एनर्जी छोटे एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है. इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी और जो इसको एक्टिवेशन एनर्जी अब चाहिए वो कम चाहिए. तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैटलिस्ट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या कर रहा है, किसी रिएक्शन में रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर रहा है, एनर्जी बैरियर को स्मॉल कर रहा है, लोअर कर रहा है, और एनर्जी बैरियर को किस तरह से स्मॉल करता है या लोअर करता है, थ्रू लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. सो जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी एनर्जी बैरियर छोटा हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा. तो ये हमारा कैटलिस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है. सिंस कैटलिस्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं और अब हम उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट कैन अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बट रिकवर्ड अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिएक्शन में अनचेंज हमें एज इट इज मिलता है. देन सेकेंड वन इज इट कैन स्पीड अप द रिएक्शन. ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. बट इट डज नॉट शिफ्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट कैन स्पीड अप द रिएक्शन बट इट डज नॉट शिफ्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं करता क्योंकि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का
इंक्रीज और डिक्रीज का जो मैनर है वो साइमल्टेनियसली एक ही रेट से होता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। एक कैटलिस्ट आप अगर सपोज एक रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो सेम कैटलिस्ट को आप दूसरी रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी एक्टिविटी और स्पेसिफिक नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उसे चेंज नहीं कर सकता है। सपोज कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो थी ER और जो प्रोडक्ट की एनर्जी थी वो थी EP। ये हमने पीछे भी देखा था। नाउ एनर्जी चेंज हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा E इज EP माइनस ER। नाउ EP और ER क्योंकि अनचेंज रहेंगे, सो डेल्टा E हमारा क्या रहेगा? हमेशा ये जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी इनके चेंज की। सो इट डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैटलिस्ट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नाउ होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या है? अब ऐसे यहां पे जो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे होमोजीनियस कैटलिस्ट, ये वो प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट ये सारे के सारे एक ही फेज में होते हैं। सो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड catalyst are in same phase. ओके, सो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे मान लिया लैड चैम्बर प्रोसेस में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। सो लैड चैम्बर प्रोसेस में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। All are gases. Now, the catalyst used in this reaction is nitric oxide, NO. और नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारा एक गैस है। ये इंडिकेट करता है कि यहां पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और हमारा कैटलिस्ट सारे के सारे एक ही फेज में प्रेजेंट है। सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। नाउ सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। In heterogeneous catalyst, the catalyst and the reactant species are present in different phase. For example, first reactant and catalyst are present in different phase. Okay. Example, Haber's process काफी फेमस प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है। नाइट्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया, और यहां पर तीनों की तीनों हमारी गैसेस है। नाउ द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज आयरन which is in solid form and the promoter is molybdenum which is also in solid form. So here catalyst is solid, reactant and product species are gases, so they are in different phase. It shows heterogeneous catalysis process. So heterogeneous catalysis और homogeneous catalysis यहाँ पे हमें क्लियर होता है। एक टर्म हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है, प्रोमोटर। molybdenum यहाँ पे एक प्रोमोटर का वर्क कर रहा है। तो अब हम देखते हैं प्रोमोटर का क्या फंक्शन होता है। सो प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करता है। इट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन molybdenum enhances the activity of iron catalyst and then iron catalyst जो हमारा है वो उस रिएक्शन के रेट को और ज्यादा स्पीड अप कर देता है। सो प्रोमोटर का बेसिकली फंक्शन होता है एक्टिविटी को एनहांस करना। इसके अलावा एक टर्म और होती है जिसे हम कहते हैं पॉइजन। पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को लो करेगा। सो इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सर्टेन सब्सटेंस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, ये जनरली क्या करते हैं रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को लोअर कर देते हैं, जिससे कैटलिस्ट एक अच्छा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है।
नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब हमने ऑलरेडी मेंशन किया था होमोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट, रिएक्टेंट स्पीसीज और प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। और एग्जांपल हमने लिया था चैम्बर प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन। सो जो रिएक्शन थी वो ये थी, कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ इस प्रोसेस में जो बेसिक फॉर्मेशन है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले कैटलिस्ट वन ऑफ द सुटेबल रिएक्टेंट से, अब कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पेसिफिक होता है। सो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक सुटेबल रिएक्टेंट की जो उसके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, सबसे पहले वो उसके साथ रिएक्शन करता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है इसके मैकेनिज्म में, स्टेप 1 में सुटेबल रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है हमारा कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट NO रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है। सो सबसे पहले वो जो रिएक्शन करता है वो करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में। देन एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां पर होता है। सो द इंटरमीडिएट यहां पे बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। नाउ जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, अब वो क्या करेगा, वो हमारे दूसरे रिएक्टेंट स्पीसीज से रिएक्ट करेगा। NO2 इंटरमीडिएट यहां पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होने पे NO2 का एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में। और यहां पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड हमें रीजनरेट होके मिलता है। सो ये हमारा क्या होता है, रीजनरेटेड कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया, प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो गया और तीनों ही सेम फेज में थे। ये इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट और ये हमारा हो गया है मैकेनिज्म होमोजीनियस कैटलिसिस का। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मैकेनिज्म पे, जो कि है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मैकेनिज्म। सो जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस प्रोसेस की, तो जब हम इसमें इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं तो इसमें यूज किया गया था एडजॉर्प्शन थ्योरी का। एडजॉर्प्शन थ्योरी, सो एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो जनरली सॉलिड होता है और जो हमारी रिएक्टेंट स्पीसीज होते हैं वो मोस्टली गैसेस होती हैं। तो वो गैसेस जो होती हैं, जो हमारा रिएक्टेंट स्पीसीज है, वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाती है और जब एडजॉर्प्शन होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हमारे पास जो गैसेस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, अभी हमने हैबर्स प्रोसेस में देखा था कि नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है। सो नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्डेड है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब होगा और जब ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है वो हेल्प करती है कि वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दे, और जब ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे तो एडजॉर्प्शन जो हमारा पास सरफेस है उस पे जाके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब हो चुका था वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी है। लेकिन इसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट और यूज करते हैं जिसका नाम है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, और मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी वर्क करती है इंटरमीडिएट फिनोमिना पे, मीनिंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन पे। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन पे वर्क करती है और उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स इसमें जो स्पेसिफिक यूज करती है ये थ्योरी वो होते हैं जैसे डिफ्यूजन, कुछ स्टेप्स हैं इसके एक तरह से, डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, केमिकल रिएक्शन, ये स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, and fifth one is diffusion of product species। So the 5 important point मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के हैं वो हैं डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज above the surface of catalyst, second one is adsorption of reactant species
on the surface of catalyst, third one is the occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst, and fourth one is product formation via desorption route, meaning यहां पर desorption होगा, and the last one is diffusion of product species. So these are the basic 5 points of modern adsorption theory. Now अब हम देखते हैं ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है. जब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म की, तो अभी हमने इसके बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म को किस तरह से हम शो कर सकते हैं. सपोज दिस वन इज द कैटालिटिक सरफेस. यह हमारा किसी कैटलिस्ट की सरफेस है. नाउ जो भी कैटलिस्ट होता है उसके पास कुछ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं. कैटलिस्ट, ये हमारा कैटलिस्ट है, एंड इट हैव सम एक्टिव साइट और फ्री वैकेंसीज. कैटलिस्ट हैविंग एक्टिव साइट, एंड हियर A प्लस B ये जो है हमारा रिएक्टेंट है. नाउ हमने फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया था कि सबसे पहले यहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन यहां पे होगा रिएक्टेंट स्पीसीज का अबव द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड देन एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. एडसॉर्प्शन, यहां पर अब होगा सरफेस पे एडसॉर्प्शन, और हम इसको शो करते हैं कुछ इस तरह से. ये सरफेस यहां पे एज इट इज है. कैटालिटिक सरफेस, और अब क्योंकि यहां पे कि हमारे जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो आ चुके हैं एडसॉर्ब होके, तो हम उनको शो करेंगे कुछ इस तरह से. नाउ एडसॉर्प्शन होने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शन होती है, और जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वहां पर जनरली क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट वाया अक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन. अक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होती है और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां पे होती है, और इस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन को हम कुछ इस तरह से शो करेंगे. ये हमारा कैटलिस्ट एज इट इज है, और अब यहाँ पे क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये एडसॉर्ब हुए थे और ए और बी में भी रिएक्शन हो गया और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है. दिस वन इज योर इंटरमीडिएट. नाउ फाइनली इंटरमीडिएट होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने पे क्या होगा, जो होगा हमारा वो है डिसॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन होने पे ये जो ए बी है ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इसको हम शो कर सकते हैं ए बी, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. और अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हमें दोबारा से रीजनरेट होके मिल जाता है. दिस वन इज आर रीजनरेटेड कैटलिस्ट. हमने देखा यहाँ पे कि कौन से 5 स्टेप फॉलो हुए हैं. डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, फर्स्ट वन, देन एडसॉर्प्शन ऑन द सरफेस, दिस वन, देन अक्यूरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म इंटरमीडिएट, फोर्थ स्टेप इज डिसॉर्प्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, एंड रीजनरेटेड कैटलिस्ट. दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. नाउ लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट. द फर्स्ट वन इज इट्स एक्टिविटी. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है. ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा. इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. मान लिया कोई रिएक्शन है जिसमें हम कोई रिएक्टेड स्पीसीज यूज नहीं करते हैं, देन उसके बाद उसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत स्लो होता है. और सर्टेनली अगर हम उसमें क्या करें, हम उसमें ऐड कर दें हमारा कैटलिस्ट, तो उस रिएक्शन का रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. नॉर्मली हम कहते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, लाइक दिस. H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन
to form H2O. ओके, बैलेंस कर देते हैं इसे. नाउ ये बोल तो दिया हमने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और वाटर फॉर्मेशन हो गया, बट विदाउट कैटलिस्ट जो इसका रेट है वो बहुत स्लो होता है. सो अगर हम इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करें तो इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट किया. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन increases and formation of water takes place. So this represents the activity of a catalyst. Now the second topic is selectivity of catalyst. So selectivity of catalyst is the ability of a catalyst to direct a given reaction. So ability a catalyst to direct a given reaction. So let us take an example, the reduction of ethyne. Now reduction of ethyne takes place in presence of hydrogen. Now the formation of product depends upon the catalyst used. Suppose we used platinum catalyst and Lindlar's catalyst. So in case of reduction with platinum catalyst, formation of ethane takes place. Ethane. While in case of Lindlar's catalyst, formation of ethene takes place. That is CH2 double bond CH2. So ethyne upon reduction in presence of platinum gives ethane, while in presence of palladized charcoal, that is Lindlar's catalyst, forms ethene. Okay, so this one is the selectivity. So selectively यहाँ पर इथाइन ने रिडक्शन करने पे प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इथेन दिया. इसका मतलब क्या है? प्लेटिनम कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है कि वो हमें इथेन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. लेकिन पैलेडाइज चारकोल की प्रेजेंस में वही रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है? इथीन मिल रहा है. ये इंडिकेट करता है किसी कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी को. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड इट्स सिलेक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा. इसके अलावा एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी किसी कैटलिस्ट की क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना एंजाइम कैटलिसिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.